नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको मृदा अपरदन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की मृदा का परंपरागत व नवीन पद्धति से वर्गीकरण का अध्ययन किया। यहाँ हम देख रहे हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। प्राकृतिक तथा मानव शक्तियों द्वारा किसी प्रदेश के मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी प्राकृतिक और मानव शक्तियों द्वारा जो मिट्टी के आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया है वही कहलाती है मृदा अपरदन। मिट्टी अपरदन व अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया में प्रवाहित जल तथा हवा की भी मुख्य भूमिका होती है। यानी मृदा अपरदन में जल और हवा की भी भूमिका होती है। साथ साथ ही बहुत बार मानव क्रियाकलापों से भी मृदा अपरदन की गति में वृद्धि होती है। तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भी मृदा अपरदन जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का विध्वंस, अत्यधिक चराई तथा अपरदन होता है, जिसके कुप्रभाव से राज्य के कई भाग ग्रस्त हैं। इनमें से जल द्वारा मिट्टी अपरदन क्षेत्र में चंबल की उत्खात स्थलाकृति वाला क्षेत्र है। यदि जल अपरदन की बात करें तो चंबल की जो उत्खात स्थलाकृति वाला क्षेत्र है वहाँ पर जल द्वारा अपरदन अधिक होता है। इसके अलावा वायु अपरदन में राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग प्रमुख है। यहाँ धरातलीय आवरण इतना विरल है कि प्रवाहित जल आसानी से धरातल पर मिट्टी काटकर गहरे खड्डे बना देता है। वह वायु बिना किसी रुकावट के मिट्टी की ऊपरी सतह को उड़ा कर ले जाती है। और यदि हम वायु अपरदन की बात करें तो वायु अपरदन जो है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में अधिक होता है। कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे अति चराई और गहन कृषि आदि मृदा अपरदन की दशाओं को अधिक गंभीर बना देती है। तो अति चराई या गहन कृषि है वो भी क्या करती हैं, मृदा अपरदन को बढ़ा देती हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक क्षतिग्रस्त करके मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। तो इन क्रियाओं के द्वारा क्या होती है, मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि जो आपको मृदा अपरदन है उसके बारे में दर्शाया गया है। ये अलग अलग जगह पे होने वाले मृदा अपरदन की स्लाइड है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं भूमि अपक्षरण के प्रकार। तो भूमि अपक्षरण या टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन ये 3 प्रकार के हैं: आवरण अपरदन, अवनालिका अपरदन और वायु द्वारा अपरदन। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान में वायु द्वारा जो अपरदन होता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि वायु द्वारा जो अपरदन है वो उसका प्रभावी भाग जो है वो है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वायु द्वारा अपरदन जो होता है वो अधिक होता है। अब इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं मिट्टी के अपरदन के कारण क्या क्या है। नंबर 1, वनों को काटा जाना। नंबर 2, अनियंत्रित पशुचारण। नंबर 3, अनेक क्षेत्रों के पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूमिंग प्रणाली या झूमिंग कृषि। नंबर 4 है कृषि के अवैज्ञानिक तरीके। और नंबर 5 है राजस्थान में वर्षा ऋतु से पूर्व व बसंत काल में आने वाली तेज आंधियों के द्वारा। तो ये 5 मुख्य रूप से कारण हैं जिनके द्वारा राजस्थान में मृदा का अपरदन हो रहा है। यहाँ अब हम देख रहे हैं राजस्थान में मिट्टी अपरदन के क्षेत्र। राज्य में प्रमुखतः 2 प्रकार के अपरदनों का स्थान है। 2 प्रकार में, एक तो वायु अपरदन और एक जल अपरदन। जिसमें पहला तो जल अपरदन। जल द्वारा अपरदन सर्वाधिक राज्य के दक्षिण पूर्व में अवस्थित हाड़ौती पठार में बहने वाली चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा सर्वाधिक है। चंबल नदी मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली है। इसने अपने क्षेत्र में काफ़ी संख्या में बीहड़, खड्ड व अवनालिका अपरदन का फैलाव कर रखा है, जिसके कारण नदियों के किनारे
उपजाऊ भूमियों का कटाव हो गया और चारागाह नष्ट हो गए तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई। दूसरे स्थान पर घग्गर नदी है जिसके द्वारा जल अपर्दन होता है। इसकी जड़ों के द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़ के सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। वह मिट्टी अपर्दन होता है। राज्य में बाढ़ प्रमुखतः घग्गर, चंबल, बनास व बाणगंगा नदी में आती है। द्वितीय अपर्दन यहाँ वायु अपर्दन है। यह अपर्दन प्रमुखतः राज्य के पश्चिमी जिलों में सर्वाधिक फैला हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की कमी, वनस्पति आवरणहीन क्षेत्र, अनियंत्रित चारागाह, तेज हवा, बिना रुकावट के ये सभी कारक हैं जो कि इस क्षेत्र में वायु अपर्दन को प्रोत्साहन देते हैं। फलतः मरुस्थलीय प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं भूमि अपक्षरण से हानियां क्या हैं। भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। नंबर 2, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है। नंबर 3, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव जिससे कुओं तथा नालों की सतह नीची हो जाती है और सिंचाई में कठिनाई होती है। इसके अलावा नदियों की तह में बालू जम जाना जिससे नदी की धारा में परिवर्तन होता रहता है व विसर्प का निर्माण होता है और नहरों तथा बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होता है। उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से कृषि का उत्पादन कम होता जाता है तथा गड्ढों में होने वाली भूमि क्षरण तथा नदियों के किनारे के भूमि क्षरण से खेती योग्य भूमि में कमी पड़ने लगती है। मिट्टी का अपक्षरण होने से मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है व अंकुरित बीजों को खत्म कर देती है। इसी के साथ हमारा मृदा अपरदन का भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे मृदा अपरदन के भाग 2 के बारे में। अंत में आप सभी का धन्यवाद।